वेक्टर एनालिसिस में हम लोगों का रिजल्टेंट सेल्फ प्रोडक्ट। रिजल्टेंट सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब है कि जो रिजल्टेंट आर इक्वल टू हम लोगों का सम से प्राप्त हुआ है ए प्लस बी, तो इसका अगर हम लोग सेल्फ प्रोडक्ट करेंगे तो किस फॉर्मेशन में, आर डॉट आर, जैसा कि तुम्हें मालूम है ए डॉट ए के फॉर्म में, तो उसी तरीके से यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी डॉट विद ए प्लस बी। अब डॉट प्रोडक्ट जिस तरीके से होता है आर डॉट आर, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी बताई थी फोर्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आर डॉट आर कितना हो जाता है आर स्क्वायर, उसी तरीके से ये हो जाएगा ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी। तो फिर जब इसको हम लोग एनालिसिस करते हैं ए डॉट ए तो क्या बनेगा ए स्क्वायर, बी डॉट ए जैसा कि फर्स्ट प्रॉपर्टी थी ए डॉट बी कम्यूटेटिव इन नेचर, दैट मीन कि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको भी ए डॉट बी लिख लेते हैं, और ये तो ए डॉट बी पहले से है, और यहाँ पर बी स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर हम लोगों का बन जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अब ए डॉट बी तो पता ही है कि ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये जाएगा 2ab कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग आर स्क्वायर के लिए वैल्यू लिखते हैं, तो आर का वैल्यू हम लोगों के पास आ जाती है एग्जैक्टली अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये आपका रिजल्टेंट मिल जाता है। ठीक है, तो ये था रिजल्टेंट सेल्फ प्रोडक्ट, मतलब जो सम है आपका ए प्लस बी से जो रिजल्टेंट प्राप्त हो रहा है उसका सेल्फ प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो ये फार्मूला ऑब्टेन्ड होता है आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी अगर हम लोगों के पास दो वेक्टर ए और बी हैं और उसके बीच का एंगल हमें पता है तो इजिली हम लोग उस रिजल्टेंट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या चीज है, पहले तो इसके बारे में समझ लें। ट्रायंगल लॉ ये होता है, जैसे आपके पास ये है ए और बी दो वेक्टर, तो if two vectors are represented by the two sides of the triangle taken in the same order, then their resultant must be represented by the third side of the triangle but taken in the opposite order। कहने का सेंस ये हो गया कि आप देखें OA का जो रिजल्टेंट है, OA की जो वेक्टर है वो आपका इस डायरेक्शन में, OB AB ये इस डायरेक्शन में, यानी ये दोनों क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बट जो रिजल्टेंट आपका इससे फॉर्म हो रहा है वो आपका कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म हो रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया, फिर से एक बार डिफिनीशन हम लोग गौर कर लेते हैं। इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय two sides of triangle taken in the same order, then their resultant must be represented by third side of triangle but in opposite order। कहने का मतलब ये है कि जैसे ट्रायंगल में आपकी जैसे दो ये हम लोगों की साइड्स हैं, तो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, एक ही ऑर्डर में लिया, दोनों ही क्लॉकवाइज जा रहे थे, देन देयर रिजल्टेंट, तो उसका जो रिजल्टेंट आप खींच रहे हैं तो
मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड, ये तीसरी साइड ट्राइंगल की जो है उससे रिप्रेजेंट हो रहा, बट टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में आपको इसको लेना पड़ेगा। तो अगर इसको हम लोग बेसिकली सॉल्व करके देखें तो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए देखते हैं। देखें किस तरीके से, जैसे आपने ये बनाया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। सपोज ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा, तो जो रिजल्टेंट आपका फॉर्म हो रहा है वो मान लेते हैं अल्फा एंगल पर। तो अगर आप इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो इन ट्राइंगल ओ बी एम, तो आप लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। अब ओ बी की बात करें तो ओ बी है कितना, आर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू ओ एम कितना है, ओ से ए तक आए फिर ए से एम तक जाएं, यानी ओ ए प्लस ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू क्या है, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हुई तो वेक्टर ए लिख दिया। अब ए एम कितना है, ए एम अगर हम लोग देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी एम, इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो साइन थीटा और कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। कॉस थीटा अगर हम लोग लगाते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, बेस है ए एम, हाइपो कितना है दैट इज बी, तो फिर ए एम की वैल्यू आ जाती है बी कॉस थीटा। क्लियर हुआ, तो ए एम की वैल्यू इस तरीके से आ गई बी कॉस थीटा। इसी तरीके से अगर हम लोग साइन थीटा के लिए जाते हैं तो फिर ये हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो परपेंडिकुलर यहाँ थीटा के सामने आप देखें तो बी एम अपॉन हाइपोटेनस की बात करें तो 90 के सामने दैट इज बी साइन थीटा के लिए, तो फिर बी एम की वैल्यू बनी बी साइन थीटा, बी एम आ गया बी साइन थीटा। तो अभी दोनों की वैल्यू आपके पास है, यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ए एम कितना था, बी कॉस थीटा और फिर इसका है होल ऑफ स्क्वायर प्लस बी एम कितना था, बी साइन थीटा जिस पर है स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, तो ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, जैसा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, या पहले बी कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर इस तरीके से लिख लें, प्लस 2a विद बी, और बी के साथ क्या है कॉस थीटा जुड़ा हुआ, तो बी कॉस थीटा पूरा ही लेना पड़ेगा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको आप अलग कर दें। तो यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर और इसको साथ में ले लें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो बचा क्या 2ab कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो गई आर स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन करने पर यहाँ पर बन रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है 1 होता है, इसीलिए दोनों को एक साथ कर लिया था। यहाँ पर आ गया 2ab कॉस थीटा, तो वैल्यू क्या बनी आर स्क्वायर की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 होगा तो बी स्क्वायर ही लिखना सफिशिएंट है, प्लस 2ab कॉस थीटा दैट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो आर क्या बना, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जो कि हम लोगों ने सेल्फ प्रोडक्ट से भी निकाला था। सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द रिजल्टेंट जब लोगों ने किया था तब भी हम लोगों की यही वैल्यू आई थी, और इस तरीके से ट्रायंगल ला के अबाउट जब हम लोगों ने किया तो भी यही वैल्यू आई। स्टेटमेंट हम लोगों का ये है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। स्टेटमेंट ये हो गया, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर
then their resultant must be represented by the third side of the triangle but in the opposite order। ये ध्यान रखें। तो फिर ये हम लोगों की वैल्यू, हम लोगों की आर की वैल्यू इस तरीके से आ जाती है। अब इसकी बात आती है कि डायरेक्शन अगर हमको रिजल्टेंट की निकालनी है, डिफाइन करनी है, तो फिर वो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखें, तो अगर हमको रिजल्टेंट की डायरेक्शन आपको डिफाइन करनी है, तो फॉर डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आप जब डिफाइन करेंगे, तो इस ट्राइंगल पर अगर आप गौर करें, यानी ओ बी एम, इन ट्राइंगल ओ बी एम, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं डायरेक्शन के लिए टेन अल्फा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो अल्फा के सामने हम लोगों का बन रहा है बी एम साइड, और बेस की बात करें तो पूरा ओ से एम तक यानी ओ एम। तो बी एम की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी उधर निकाल चुके हैं, कितनी वैल्यू है, बी साइन थीटा, तो यहाँ पर रखते हैं बी साइन थीटा। और ओ एम की बात करें तो ओ से ए प्लस ए से एम, ओ ए प्लस ए एम, तो बी साइन थीटा, ओ ए की वैल्यू ऑलरेडी वेक्टर ए से रिप्रेजेंट की है हम लोगों ने, और ए एम जो है वो हम लोग निकाल चुके थे उस तरफ बी कॉस। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, टेन अल्फा इक्वल टू हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अल्फा के सामने ये परपेंडिकुलर है बी एम, और ओ एम जो है हम लोगों का दैट इज ओ ए प्लस ए एम, तो आप इसको ब्रेक करके ओ ए प्लस ए एम लिख सकते हैं। यहाँ पर बी, यहाँ पर वैल्यू हम लोगों की बी एम की ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, और एज वेल एज ए एम की भी। तो बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखते हैं। तो बी एम की जगह बी साइन थीटा और ओ एम की जगह ओ ए प्लस ए एम हम लोगों ने ब्रेक कर लिया था। तो ओ ए की वैल्यू तो वेक्टर ए से रिप्रेजेंट हो गई, तो आपने वेक्टर ए रख दिया, प्लस ए एम की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी बी कॉस थीटा, तो ये बी कॉस थीटा यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। तो फिर ये टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। तो फिर जब अल्फा के लिए आप जाएंगे तो फिर टेन इनवर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, टेन को इधर ले आएंगे तो टेन इनवर्स में हो जाता, दैट इज बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये वैल्यू हम लोगों के पास आती है डायरेक्शन के लिए। ठीक, अब इसके स्पेशल केस आते हैं। स्पेशल केस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको इरेज कर दें। अब देखते हैं इसके स्पेशल केस आता है। तो स्पेशल केस में सबसे पहले इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो, मतलब कि थीटा बिकम 0 डिग्री, तो फिर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर आप इसको होल ऑफ स्क्वायर के फॉर्म में ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो फिर आर की वैल्यू कितनी बनी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी अगर हम लोग दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों इस तरीके से, तो जब आप फोर्स मान लेते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि तुम्हें मालूम है, तो अगर F1 F2 दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में आप लगा रहे हैं, तो फिर ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और फिर ये रिजल्टेंट जो होता है वो इन दोनों के ऐड से बनता है, बहुत तेजी से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फॉर्म होता है, फॉर्म करते हैं। तो फिर ये हम लोगों का आर इक्वल टू ए प्लस बी से रिप्रेजेंट हो जाता है। डायरेक्शन की बात कर लें तो टेन अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है 0, अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, थीटा की जगह क्या है 0, तो b इंटू साइन 0 वैल्यू 0 होती है, a प्लस बी कॉस 0 वैल्यू 1 होती है। कुल मिलाकर के जब ऊपर 0 आ जाता है तो कोई भी वैल्यू हो, वैल्यू 0 ही रहती है। तो अल्फा जो है जिसकी डायरेक्शन यानी रिजल्टेंट जो है वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, यानी कि टेन अल्फा की वैल्यू इस तरीके से 0 आ रही है। फिर आते हैं सेकेंड केस पे, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री।
इस कंडीशन पे r की वैल्यू जब हम लोग देखेंगे तो फिर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाती है। तो फिर ये पूरी वैल्यू ही 0 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो बना वो r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्मेशन में आ गया। फिर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं तो फिर से वही tan अल्फा इक्वल टू b sin 90 अपॉन a प्लस b cos 90। sin 90 की वैल्यू होती है 1, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो फिर ये पूरा 0 हो गया, यानी बचा b अपॉन a, यानी tan अल्फा के लिए। ये आपकी डायरेक्शन के लिए हो गया। तो इस तरीके से अगर दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये कंडीशन बन रही है, और अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के साथ तो फिर इनका रिजल्टेंट जो होगा वो पाइथागोरस थ्योरम से जिसे हम लोग निकालते हैं। पाइथागोरस अगर हम लोगों के एक दूसरे से परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं तो फिर वही हम लोगों का फार्मूला यहाँ पर बन रहा है, r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी फॉर्मेशन पे आपने उसको रखना है, ठीक। फिर आता है ये हम लोगों का पैरेलल की कंडीशन हो गया, ये हो गई दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। थर्ड कंडीशन आती है if two vectors are anti-parallel। एंटी-पैरेलल का मतलब है अपोजिट इन डायरेक्शन। तो अपोजिट डायरेक्शन का मतलब थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो r निकलेगा वो आपका बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, cos 180 होता है माइनस का 1। तो फिर ये -1 पुट अप कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोगों का जो फार्मूला बना वो आया a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस माइनस का प्रोडक्ट होता है माइनस, तो 2ab। ये ध्यान रखें प्रोडक्ट जब भी करते हैं मल्टीप्लाई तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सिमिलर चीज़ें होती हैं उनका प्रोडक्ट हमेशा प्लस में रहता है, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग उसकी है, लाइक हैं, तो फिर हम लोगों का उनका प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा माइनस में होता है। मतलब अगर प्लस प्लस का प्रोडक्ट करते हैं तो हम लोगों का रिजल्टेंट जो मिला है वो a माइनस बी है। कहने का सेंस यहाँ पर ये हो गया कि अगर कोई बॉडी है जिस पर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे लगाया जा रहा है, मान लें कि F1 की वैल्यू 4 यूनिट है और इसकी वैल्यू 3 यूनिट है, तो यहाँ पर जब दोनों फोर्स लगेंगे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में तो आप ध्यान दें, और इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, क्योंकि अपोजिट फोर्स का मतलब 180 डिग्री, तो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्शन सेम है। अगर लाइन ऑफ एक्शन भी डिफर होगा तो उस कंडीशन में ये क्या करेंगे, ये उसको टॉप घुमाने की कोशिश करेंगे, मूव नहीं कराएंगे, इधर उधर डिस्प्लेस नहीं करेंगे, बल्कि उसको क्या कर देंगे, रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखें कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है। तो यहाँ पर जब लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो f की जो रिजल्टेंट f की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी f1 माइनस f2, क्योंकि f1 बड़ा है ना, तो उसके हिसाब से 4 माइनस 3 और ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर 180 डिग्री पर फोर्स लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट लगाए जा रहे हैं, तो वहां पर जो रिजल्टेंट होता है वो उनके डिफरेंस से प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों का था अगर दोनों पैरेलल हैं, एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लग रहे हैं, तो फिर वहां पर वो ऐड हो जा रहे थे, यहाँ पर ये फोर्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से माइनस हो रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो a माइनस बी से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो tan अल्फा डायरेक्शन अगर हम लोग निकालें तो tan अल्फा इक्वल टू b साइन 180 अपॉन a प्लस बी कॉस 180। तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो अगर ऊपर ही वैल्यू 0 आ गई तो फिर बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर अल्फा जो होगा वो 0 डिग्री या 180 डिग्री पर मिल जाएगा, यानी कि वैल्यू हम लोगों की tan अल्फा की क्या होगी, 0 डिग्री आ जाएगी। क्लियर हुआ? तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो फिर से पूछें। देखिए इसके बाद टॉपिक आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम क्या लॉ है इसके बारे में पहले बता दें कि if two vectors are represented by the
two adjacent side of the parallelogram, then their resultant must be represented by the diagonal which passes through the same point, मतलब इस तरीके से हो गया, if the two vectors are represented by the two adjacent side of the with respect to magnitude and as well as direction, ये भी ध्यान रखें आप। तो if the two vectors are represented in magnitude and direction by the two adjacent side of the parallelogram, then their resultant must be represented by the diagonal of the parallelogram passes through the same point, जो उसी पॉइंट से पास कर रहा हो जिससे कि वो दोनों वेक्टर्स खींचे गए हैं। तो बाकी आपका ये पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट है। बाकी आपको जो वैल्यू हम लोगों ने पीछे ट्रायंगल लॉ में की है पूरी वैल्यू वही रखनी है और उसी तरीके से उसकी प्रूविंग कर लेनी है। ठीक, जो ट्रायंगल लॉ में प्रूविंग सीखी ना, बस वही प्रूविंग हम लोगों को इसमें भी करनी होगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ए और बी के बीच का एंगल थीटा, रिजल्टेंट जो है वो बना रहा है एंगल ए के साथ में अल्फा। तो पूरी जो प्रूविंग हम लोग पीछे कर चुके हैं ट्रायंगल लॉ में वही प्रूविंग है, बस स्टेटमेंट आप नोट कर लें, स्टेटमेंट अलग हो जाता है। तो स्टेटमेंट में आप यूँ लिखेंगे, इफ टू वेक्टर्स आर represented by two adjacent side of parallelogram, then their resultant must be represented by the diagonal passes through the सेम पॉइंट। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, मतलब ये जो तीनों वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एज वेल एज रिजल्टेंट, ये तीनों कंकरेंट हो जाते हैं। कंकरेंट मतलब एक ही पॉइंट से तीनों ही यहाँ पर हम लोगों के ऑरिजिनेट हुए हैं। कहने का सेंस सीधा सही हो गया, इफ द टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो दो एडजेसेंट साइड जो पैरेललोग्राम की हैं, ए और बी, इससे अगर हम लोगों ने दो वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर दिए, देन देयर रिजल्टेंट, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल पासेस थ्रू द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल है उससे हम लोगों का इसका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट होगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जैसे कि दो फोर्स हम लोगों के एक इस तरीके से लग रहा हो और एक फोर्स इस तरीके से लग रहा हो, तो ना ही फोर्स इस डायरेक्शन में पूरी तरीके से इफेक्टिव हो पाएगा, ना ही अपवर्ड डायरेक्शन में हो पाएगा, बल्कि उन दोनों के बीच से ही हम लोगों का रिजल्टेंट जाता है। तो जो लॉ है हम लोगों का पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ, वो एक तरीके से दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, या दोनों की जो प्रूविंग है वो तो दोनों की सेम ही रहेगी, बस इसका स्टेटमेंट जो है वो थोड़ा सा डिफर कर दिया जाता है, बाकी लॉ दोनों एक ही है। ठीक है, इसके बाद आता है हम लोगों का प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्फ प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, किस तरीके से, इसके बारे में समझें। तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, जैसा कि हमने कल भी बताया था, ए क्रॉस बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा विद एन कैप। ठीक, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं होता है, अब ये भी समझ लें। जैसे ए और बी हम लोगों ने इस तरीके से दो वेक्टर लिए थे जिसके बीच का एंगल थीटा था,
तो अगर हम लोग a क्रॉस b निकालेंगे तो आपकी वैल्यू जो होगी वो मॉड a मॉड b साइन थीटा एन कैप होगी, ठीक। बट जब आप b क्रॉस a की बात करते हैं तो फिर ये हम लोगों का मॉड b मॉड a साइन, अब यहाँ पर जो एंगल है वो b से a का एंगल लिया जाएगा, जैसा कि हम कल भी बता चुके हैं कि a से b का जब आप एंगल ले रहे हैं तो आपका एंटी क्लॉकवाइज है, जो कि प्रॉपर वैल्यू होती है। एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग मेजरमेंट करते हैं ना 360 माइनस थीटा, तो फिर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस थीटा और एन कैप तो वैसे चलना है। तो फिर ये a, अब इसको मॉड मैग्नीट्यूड है मॉड है तो इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, मॉड a मॉड b साइन, अब साइन 360 माइनस थीटा प्रश्न ये उठता है किस में जाएगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में गया 360 माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, वो होता है निगेटिव, तो फिर यहाँ पर हम लोगों का साइन चूंकि निगेटिव है तो फिर ये माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट में इसको लिखो, नहीं तो ये लगेगा बीच में ही माइनस है, और ये एन कैप। अब ये माइनस हम लोग आगे निकाल लेते हैं, तो माइनस का मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये वैल्यू आ जाती है। अब चूंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वैल्यू और ये पहले वाली वैल्यू इक्वेशन दोनों सेम है, बट यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ माइनस साइन आ गया, तो यानी कि हम लोग इसको ये लिख सकते हैं माइनस का ए क्रॉस बी। तो फिर ए बी क्रॉस ए जो आ रहा है वो हम लोगों का एग्जैक्टली ए क्रॉस बी के इक्वल ना होकर के माइनस का ए क्रॉस बी के इक्वल आ रहा है। तो फिर ये हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नेचर फॉलो नहीं करता, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी पर अगर हम लोग गौर करें, देखिए सेकंड प्रॉपर्टी जो हम लोग यूज करेंगे, तो फिर यहाँ पर इफ द टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हैं यानी थीटा की वैल्यू 0 है, तो इस कंडीशन में आपकी जो वैल्यू हम लोगों के पास आ जाती है ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और साइन 0, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, यानी कि इसका मतलब मल्टीप्लाई जो है क्रॉस प्रोडक्ट जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी पर अगर हम लोग गौर करें, इफ द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर यानी कि थीटा की वैल्यू 90